नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस टेस्ट डिस्कशन में। ये टेस्ट आपका कल ही होता, कल हो नहीं पाया, तो आज क्लास में ले रहा हूं। आप लोग फटाफट आ जाइए, मुझे बताइए आवाज वगैरह सब ठीक है। 8 नंबर 29 है आपका। यस सर, ऑल ओके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेट में आपको ग्रामर वोकैब ज्यादा मिलेगा, लिटरेचर के क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे। तो आपका क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर आपको फाइंड करना है यहां पे। A leading textile manufacturer, one of the fastest growing in the industries, is looking one of the fastest growing in the industry is looking for a marketing manager to look up the marketing network of the company. यहां पे आपको एरर फाइंड करना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आइए, तो अ लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग। अब आप देखिए नाउन में क्या पढ़ते हैं, नाउन या प्रोनाउन में वन ऑफ, या यहां पे वन आपका है, या आप यहां पे शम का इस्तेमाल करें, या मैनी का इस्तेमाल कीजिए, मोस्ट वर्ड आए, ऑल रहे, इधर या फिर आपका नीदर रहे, ऐसे आप पढ़ते हैं। वन ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ। तो यहां पर ये ऑफ जो आपका है, ये सिलेक्शन का सेंस देता है, यानी किसी भी चीज को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। आगे आप यहां पे नाउन या प्रोनाउन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो नाउन या प्रोनाउन नंबर के अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। इसीलिए आप ऐसा लिखते भी हैं। वन या आपने जो भी लिखा है, आगे आप जो भी नाउन लिखेंगे वो आपका प्लूरल हो जाएगा। वन ऑफ द बुक्स, सम ऑफ द बुक्स, मैनी ऑफ द बुक्स, मोस्ट ऑफ द बुक्स, ऑल ऑफ द बुक्स, इधर ऑफ द बुक्स, नीदर ऑफ द बुक्स। ये आप ऐसे पढ़ते हैं। अब यहां पे है अ लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, है ना, फास्टेस्ट ग्रोइंग। अब यहां पे नाउन तो आपका है नहीं, नाउन आपका नहीं है, ग्रोइंग क्या है आपका, एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। V1 प्लस ING एडजेक्टिव, इन द इंडस्ट्री। तो ग्रोइंग किसी ना किसी नाउन के लिए यहां पे आया हुआ होगा, अंडरस्टूड है, और वो नाउन आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपने, सॉरी, वो नाउन आपका होगा प्लूरल, और यहां पर लगा क्या है आपका, वन। अब यहां बात को और समझना है। ये ऑफ आपका प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो आपका होता है ऑब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन से पहले जो भी होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के तौर पे ध्यान से आप देखिए, अगर आप इधर और नीदर की बात कर रहे हैं तो ये आपका होता है सिंगुलर, अगर आप ऑन की बात कर रहे हैं तो ये आपका होगा सिंगुलर, बट यहां पे सम से लेके ऑल तक ये आपका हो जाना है क्या, प्लूरल। तो वन वाले केस में सिंगुलर वर्ब, सम, मैनी, मोस्ट, ऑल के केस में प्लूरल वर्ब, इधर नीदर के केस में सिंगुलर वर्ब। तो यहां पर वर्ब क्या लगा है आपका, इज लुकिंग फॉर मार्केटिंग मैनेजर। लुक फॉर आपका फ्रेजल वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है सर्च करना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च करना। मार्केटिंग मैनेजर, टू लुक अप द मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो नेटवर्क है उसकी देखभाल, उसकी टेक केयर करना उसको। लुकअप का मतलब भी होता है सर्च ही करना। तो यहां पर सर्च करने की बात नहीं, कंपनी की देखभाल करना है, कंपनी को टेक केयर ऑफ देनी है। तो यहां पे लुकअप का मतलब नहीं आएगा, यहां पे होना चाहिए लुक आफ्टर। लुक आफ्टर, और लुक आफ्टर का मीनिंग होता है टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर आपका होता है टेक केयर ऑफ। ये आपको ध्यान में रखेंगे, और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा C फॉर कैनेडा। ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। सोनम सर का, सौरभ सर का क्लास कब हो रहा है, मुझे नहीं मालूम है उनके बारे में, सोनम शर्मा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये क्लास आपका इस टाइम में नहीं चलता है, ये चलता है रात में 8:30 बजे से। और आज फुल लेंथ का टेस्ट हुआ है, शाम में भी होगा, उसका डिस्कशन भी आपको 8:30 में ही मिलेगा। कल क्लास नहीं ले पाया था, इसीलिए आज डिस्कशन आपका ये हो रहा है, ध्यान आप रखेंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करेंगे, नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर। सेम वही कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, वन, फिर यहां पर ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स। नाउन आपका है प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले होता है, आया है वन,
और वन आपका हुआ यहां पर सब्जेक्ट, और वन का वैल्यू कितना है तो सिंगुलर, तो वर के प्लेस पे होना क्या चाहिए, वॉज। क्या होना चाहिए, वॉज। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। वन के प्लेस पे यहां क्या होगा, वॉज होगा। नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला आई इट केम आउट मैनी ईयर्स लेटर दैट डैश पेयर हैड बीन हैप्पीली मैरिड सिंस डैश बिगिनिंग ऑफ डैश सेंचुरी। इट केम आउट मैनी ईयर्स लेटर दैट द पेयर हैड बीन हैप्पीली मैरिड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी। यानी तीनों ब्लैंक स्पेस में आपके आर्टिकल द अप्रोप्रिएट हैं। करेक्ट ऑप्शन द कहां, ऑप्शन ए फॉर आगरा, ये आपका करेक्ट आंसर है ना, ध्यान आप रखेंगे। आगे क्या हुआ, नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज डैश द टफेस्ट स्टीक आई हैव इटन। इट इज द लास्ट टाइम आई ईट इन दिस रेस्टोरेंट। क्या होगा, तो यहां पर टफेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होना चाहिए, आर्टिकल द होनी चाहिए। द टफेस्ट स्टिक आई हैव इटन, इट इज द लास्ट, ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री में गया तो क्या होना चाहिए, द। दोनों ब्लैंक स्पेस में आपका आर्टिकल द ही होगा, और वो है आपका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, द प्रिजनर डैश फ्रॉम हिज गार्ड्स फ्रेजल वर्ब। अब यहां ब्लैंक स्पेस में जो भी आपको भरना है वो फ्रेजल वर्ब है, और एक फ्रेजल वर्ब है आपका ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक अवे। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप डूइंग समथिंग, टू स्टॉप डूइंग समथिंग सडनली, टू स्टॉप डूइंग समथिंग सडनली, यानी किसी भी चीज को रोक देना अचानक से, ब्रेक ऑफ। ब्रेक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का फैलना, यानी स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड, फैलना। और ब्रेक अवे का मतलब होता है, ब्रेक अवे का मतलब गायब हो जाना, यानी ब्रेक अवे का मतलब हो जाएगा गायब होना, टू डिसअपियर, तो डेश अपियर, यानी आप वहां एब्सेंट हैं, या इसी को बोल सकते हैं आप रन अवे, या इसी को बोला जा सकता है मूव अवे। ये आपके फ्रेजल वर्ब हैं जो आपको पढ़ने ही चाहिए, और फ्रेजल वर्ब किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। द प्रिजनर क्या होगा, ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स, ब्रोक अवे फ्रॉम हिज गार्ड्स। गुड मॉर्निंग जी। अब यहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल है, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन किस चीज को बतलाएगा, सेपरेशन को, अलगाव को। यह ध्यान में आप जरूर रखेंगे। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी नरेशन का मामला है। आई वॉज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, रिप्लाइड हैरी। अब यहां पर देखिए इन्वर्टेड कामाज का मामला है, यानी ये डायरेक्ट में है, और डायरेक्ट स्पीच में जब है तो इसको ले जाना कहां है, इनडायरेक्ट स्पीच में। कैसे ले जाओगे, क्या फॉर्मूला है, आइए। जब आप डायरेक्ट की बात कर रहे, एक आपका होता है रिपोर्टिंग वर्ब, फिर इन्वर्टेड कामाज, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामाज। रिपोर्टिंग वर्ब की अगर आप बात करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें गया है, तो बोला गया अराइव्ड, रिप्लाइड, तो ये गया है आपके V2 में, यानी कि पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे तो ये गया है वॉज डिगिंग, यानी पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में हो, इसको चेंज करना है डायरेक्ट से, आपको आना कहां है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या फॉर्मूला काम करता है, तो आपका स्पीच क्या होगा, तो वो आपका ये रहेगा कि यहां आप V2 का इस्तेमाल करेंगे, और फिर आप यहां पे चेंज जो करेंगे वॉज वर्ब को, वो आपका हो जाएगा पहले V2, उसके बाद आप यहां पे कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो क्लॉज होगा वहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो दिखेगा वॉज वर्ब के प्लेस पे, वो आपको दिखेगा हैड,
फिर आपको बिन और फिर आपका V4। और आप यही पढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर मेरा पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में चेंज होके जाता है पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हैरी सेड दैट ही वॉज डिगिंग नहीं होगा, हैरी सेड दैट ही। अब यहां पर आई है फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैरी के अकॉर्डिंग ही, और वॉज डिगिंग को आपने किया हैड बीन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, और यहां पे क्या है व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। ठीक है, बी हो सकता है। सी में हैरी सेड दैट ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव यानी V1, ये पॉसिबल ही नहीं है। वैसे भी डॉक्टर अगर सिंगुलर है तो V5 होगा, लेकिन V1 या V5 प्रेजेंट में, ये जा रहा है पास्ट में, तो भैया ये भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन बी V4 बॉम्बे होना चाहिए। हाँ, कल ये डिस्कशन नहीं ले पाया था इसीलिए आज है। आपका टाइमिंग रात में 8:30 से ही होता है और वही रहेगा। नंबर 7, फादर टोल्ड पीटर टू क्लीन हिज शूज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मामला है और ये आपके इनडायरेक्ट में गया हुआ है। ये आपके इनडायरेक्ट स्पीच में गया है। और जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो मामला क्या होना चाहिए, अब ध्यान दीजिए। इनडायरेक्ट में गया तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कंजंक्शन की प्लेस पे आपने टू का इस्तेमाल किया, आगे आपका V1 है और आगे आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट में। अब इसको डायरेक्ट में जैसे ही लाएंगे, डायरेक्ट स्पीच में जब इसे लिखा जाएगा तो आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यहां रिपोर्टिंग वर्ब, फिर यहां इन्वर्टेड कामाच और यहां आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखिए, यहां टोल्ड लगा हुआ है यानी ये चला गया V2 में यानी कि पास्ट में। अब रिपोर्टेड स्पीच की बात अगर आप करेंगे तो यहां क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहां पर टू लगा है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस आपका लिखा गया है वह आपके इंपैरेटिव फॉर्म में है, वह आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है। दूसरी बात, इंपैरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो वो इंपैरेटिव सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहां क्या लगा है टू, अगर नेगेटिव होता नॉट टू का इस्तेमाल कर रहे होते। आइए, क्लीन योर शूज पीटर सेज। अब यहां पर सेज यानी कि V5 लगाए, प्रेजेंट का मामला, और यहां पर क्या कर रहे, टोल्ड होगा नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। क्लीन योर शूज पीटर सेड फादर, यानी फादर सेड टू पीटर, मामला क्लियर है आपका, V4 बॉम्बे। क्लीन योर शूज पीटर टोल्ड। अब टोल्ड के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आप टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे और टोल्ड के साथ अगर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे, क्लियर। लेकिन एक ही साथ, ऐसा नहीं कि ये इन्वर्टेड कामास के बाहर होगा, ऐसा नहीं, राम टोल्ड मी, और जहां टोल्ड आता है वहां इन्वर्टेड कामास गायब हो जाएगा। यहां आपका हुआ है, हो रखा है यहां पे, है ना, तो ये आपका नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन बी V4 बॉम्बे, ध्यान आप रखेंगे। नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा, द टीचर में पनिश यू, द टीचर में पनिश यू। अब यहां पर में पनिश की बात कर रहे तो ये आपका मॉडल वर्ब है, एक्टिव से पैसिव की बात करेंगे, और किसी भी मॉडल वर्ब का जब एक्टिव और पैसिव बनाया जाता है तो मॉडल बी V1। अब इसका पैसिव आप क्या बनाएंगे, तो मॉडल बी और V3, मॉडल बी V3 हो जाना है। अब क्या होगा देखो जरा ध्यान से, तो यू, तो यहां आप बोल रहे यू शुड बी, जबकि यहां में है। यू शैल हैव बीन, भैया शैल हैव बीन कब होता है, जब आप मॉडल के साथ हैव का इस्तेमाल करें और फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म आए, थर्ड फॉर्म, तो ये एक्टिव हो गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्टिव। और इसके जब पैसिव की बात करेंगे तो यहां पर आपका होगा मॉडल, फिर आपका होगा यहां हैव, फिर आपका यहां होगा बिन, और फिर आपका यहां होगा V3, यानी मॉडल हैव बिन V3 की बात करेंगे। तो यू मे बी पनिश्ड बाय द टीचर, करेक्ट ऑप्शन C4 कैनेडा, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। नंबर 9 की बात करेंगे, हिज
लॉर्डशिप सुन फाउंड मी टू बी अनफिट फॉर द सर्विस। अब यहां पे फॉन्ड की बात कर रहे हैं, फॉन्ड की बात कर रहे हैं एक्टिव में, तो वो गया है V2 यानी कि पास्ट में। और V2 का पास्ट इंडेफिनिट में आपका जो पैसिव होगा वो होगा वॉच, वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या करोगे? फॉन्ड मी, तो आई वॉज सुन फॉन्ड, आई हैड बीन तो होने से रहा। अब यहां पर भी आई वॉज सुन फॉन्ड है। अब आई वॉज सुन फॉन्ड बाय हिज लॉर्डशिप। अब यहां पे फॉन्ड आउट दिया हुआ है, यहां पे आउट तो है नहीं। टू बी अनफिट फॉर द सर्विस, टू बी अनफिट फॉर द सर्विस, तो यहां पे आउट नहीं है ना, सुन फॉन्ड मी टू अनफिट फॉर द सर्विस, तो आउट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन हुआ ए फॉर आगरा। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। गुड मॉर्निंग जी। आप सभी को मालूम है ना, कल ये सेट का डिस्कशन नहीं हो पाया था रात में, इसीलिए अभी करवा रहे। आपका रात में ही चलेगा 8:30 बजे जो आपका टाइमिंग है। आज के लिए इतना। आपका वर्ड आया क्या बोलते हैं वो क्वेश्चन, सिनोनिम, हेजार्डस। अब किसी भी वर्ड को आप पढ़ते हैं तो वर्ड के लास्ट में सफिक्स देखिए क्या लगा हुआ है, OUS। और दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में OUS सफिक्स होगा तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। ये ध्यान रखेंगे। और हेजार्डस वर्ड जो आपका है, हेजार्डस, इसका मीनिंग क्या क्या होगा? तो इसका मीनिंग होता है डेंजरस। डेंजरस इसका मीनिंग है डेट्रीमेंटल, है ना। डेंजरस है, डेट्रीमेंटल है। इसी को आप बोलते हैं क्या? इंजूरियस। इंजूरियस। और बहुत ही बेसिक और जेनरिक वर्ड हार्मफुल। ट्रिकी। ट्रिकी क्या होता है? जब कोई भी चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो, उसको सुलझाने के लिए ट्रिकी, ट्रिक से, तो वो उतना कॉन्सेप्ट उसमें आपका क्लियर नहीं होता। जो चीज परप्लेक्स्ड है, जो चीज क्या है? परप्लेक्स्ड। रिडल, पजल। आइए, ट्रिकी हो गया। डेंजरस का मीनिंग तो आप जाने ही, डेंजरस, डिट्रीमेंटल, इंजूरियस और आपका हार्मफुल। डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? जो चीज टफ हो। डिफिकल्ट के लिए एक आपका इडियम आता है, हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क, है ना, जरूर आप याद रखेंगे। हरकुलियन टास्क, या जो चीज आपके लिए थोड़ा बहुत टफ है उसको बोलेंगे अर्डुअस। ARDUOUS, अर्डुअस। ये वर्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है ना, डिफिकल्ट के लिए। अब हेजार्डस का सिनोनिम बोला, करेक्ट ऑप्शन डेंजरस, खतरनाक। ध्यान आप रखेंगे। क्लियर? आइए, नेक्स्ट आपका हो गया 11। 11 में आपका है सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची, विजिलेंट। विजिलेंट वर्ड के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ANT। आपको अच्छे से मालूम है ANT या ENT किसी भी वर्ड के लास्ट में हो, वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। और वहीं पे ANT के प्लेस पे ANC और ENT के प्लेस पे ENC अगर हो जाएगा तो ये वर्ड आपका हो जाना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? अलर्ट होना, अवेयर होना, वॉचफुल होना। क्लियर? ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। इंटेलिजेंट वर्ड का मीनिंग क्या होगा? यानी तेज दिमाग वाला। इसके लिए एक वर्ड आता है प्रूडेंट, PRUDENT। प्रूडेंट बोलिए। एक वर्ड आता है सैगेशियस, सैगेशियस बुद्धिमान। एक वर्ड आता है इसके लिए विटी, यानी समझदार होना, बुद्धिमान व्यक्ति जिसको आप बोलते हैं। तो इंटेलिजेंट, प्रूडेंट, सैगेशियस या विटी। फिर आपका एक वर्ड आता है वॉचफुल। वॉचफुल के लिए आप इतना सारा वर्ड पढ़े ही, आइए और पढ़ लीजिए। तो वॉचफुल के लिए वर्ड आपका आता है कॉशस, CAUTIOUS। कॉशस का मीनिंग होता है जागरूक। केयरफुल, है ना, अटेंटिव होना। अटेंटिव तो बहुत ही बेसिक वर्ड है। और एक वर्ड होता है जिंजरली।
GINGERLY, जिंजरली, आप ध्यान में रखेंगे। और एक वर्ड आपका आया स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या? हैंडसम बोलिए, है ना। जिसके पास माइंड हो उसको बोल सकते हैं आप स्मार्ट, इंटेलेक्चुअल। तो विजिलेंट वर्ड का सिनोनिम अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉचफुल। क्या होना है? वॉचफुल। ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। क्लियर? चलिए, जिंजरली, वेरी गुड। ये सब तो तेज बुद्धि के लिए होता है। हाँ बिल्कुल तेज बुद्धि के लिए होता है जीसू पांडे। आइए यहां, कॉसस, इंटेलिजेंट के लिए लिखा है हमने। कैथोलिक, कैथोलिक, कैथोलिक वर्ड का इस्तेमाल कहां करोगे? सबसे पहले आईसी लगा हुआ है। दुनिया का कोई भी वर्ड अगर उसके लास्ट में आईसी सफिक्स हो तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है एजेक्टिव। क्या होता है? एजेक्टिव, है ना। और कैथोलिक वर्ड का इस्तेमाल होता है क्रिश्चियनिटी के टर्म्स में, है ना। लेकिन आपको यहां क्या करना है? ये मिलता है हमारे ऐप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, जो ऐप है वहां पर मिलता है ये आपका पीडीएफ। आइए यहां, अब आईसी क्या होगा? एजेक्टिव के तौर पे। बट कैथोलिक वर्ड का एक मीनिंग तो हो गया क्रिश्चियनिटी के सेंस में। क्रिश्चियनिटी के सेंस में एक मीनिंग इसका होता है कैथोलिक का ऑल इंक्लूसिव, यानी समावेशी, सभी को साथ में लेके। इंक्लूसिव या इसी को बोला जाता है कॉम्प्रीहेंसिव, कॉम्प्रीहेंसिव, या इसी को बोला जाता है, आप बोलेंगे यूनिवर्सल, यानी पूरे ब्रह्मांड की बात आप कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, है ना। ध्यान आपको रखना है, कैथोलिक वर्ड का ये मीनिंग ये भी होता है। अब वर्ड आया है रिजिड। रिजिड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिजिड का मतलब होता है जिद्दी। अब जिद्दी के लिए आपने वर्ड पढ़ा होगा एडमेंट, ADAMANT, एडमेंट। एस्टुबर्न, STUBBORN, एस्टुबर्न बोलते हैं। स्टाउंच, STAUNCH, स्टाउंच वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड आइए स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट के लिए वर्ड आता है जो भैया जो इंसान बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, यानी इसे डिसिप्लिन के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिक्ट, कॉन्स्टेंट, है ना, रिस्ट्रेंट, ये सारे वर्ड्स। उसके बाद है नैरो माइंडेड। जो भैया नैरो माइंडेड होगा वो कैसा होगा? नैरो माइंडेड यानी छोटा बुद्धि वाला इंसान, उतना सोच नहीं पाए। इसको आप क्या बोलेंगे? थॉटलेस। थॉटफुल नहीं, थॉटलेस। इनकॉन्सिडरेट, कंसिडर का मतलब होता है विचार करना, जो विचार ढंग से नहीं कर पाए। तो इनका मीनिंग होता है नॉट। और कॉन्सिडरेट वर्ड कहां से आया? कंसीडर से। और कंसीडर का मतलब क्या होता है? थिंक, सोचना या विचार करना, सोचना या विचार करना। नैरो माइंडेड है, सोच नहीं पा रहा, ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। क्लियर है ना? ध्यान रखेंगे। तो कैथोलिक का एंटोनिम चाहिए तो ये है ऑल इंक्लूसिव, सभी को साथ में लेके चलना। नैरो माइंडेड सबको साथ में लेके नहीं चलेगा, अपनी अपनी बात करेगा। करेक्ट ऑप्शन बी, B4 बॉम्बे। ध्यान आपको रखना है। हाँ, आज क्लास इसीलिए हो रहा है क्योंकि कल डिस्कशन नहीं ले पाया था। क्लियर है ना? बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं है। नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया? यहां पर भी एंटोनिम की बात, सबजर्विएंट, सबजर्विएंट। अब यहां पे दो वर्ड है, एक सर्व एक सर्व। अब आइए बात करते हैं। SUB सर्व, और इसके बाद एक वर्ड है SERV सर्व, SERV सर्व, सेवा देना। सब अपने आप में रूट वर्ड है, सर्व भी अपने आप में रूट वर्ड है। सब का मीनिंग होता है लो, यानी कि नीचे, और सर्व का मतलब होता है सर्विस। अब सबजर्विएंट का मतलब क्या हो जाएगा? सब मीन्स होता है नीचे, जैसे आप बोलते हैं सब डिवीजन, सब डिवीजन,
इसका मतलब क्या, या सबट्रैक्शन, घटाओ, है ना, वैल्यू को कम करते हैं आप, तो सब का मीनिंग होता है लो, यानी वो जो डिवीजन है उसके अंदर और भी जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, है ना। या सबट्रैक्ट, यहीं से ना बनता है आपका सब्सट्रैक्शन, घटाओ घटाओ करना, तो सब का मीनिंग लो हो गया। और यहां पर एक वर्ड है, वर्ड ट्रैक्ट। ट्रैक्ट, ट्रैक्ट अपने आप में रूट वर्ड है, TRACT, ट्रैक्ट, ये अपने आप में बंधु क्या है, रूट वर्ड। और ट्रैक्ट का मीनिंग होता है पुल करना, और पुल करने का मतलब होता है खींचना अपनी ओर। और यहां से ढेर सारे वर्ड आप पढ़ते हैं, एक वर्ड आपने पढ़ रखा अट्रैक्ट, एक वर्ड आपने पढ़ रखा है डिस्ट्रैक्ट, एक वर्ड है आपका रिट्रैक्ट, और एक है आपका प्रोट्रैक्ट, और एक बचपन से आपने देखा भी है ट्रैक्टर। अब आइए यहां, हर एक में आपका ट्रैक्ट 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 और ट्रैक्ट है, और यहां पर भी क्या है, ट्रैक्ट है। ध्यान रखें, ट्रैक्ट का मीनिंग क्या बताया है, पुल करना यानी खींचना। ए का मतलब ऐड, जब कोई भी चीज अपनी ओर खींचे, यानी आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे या कोई और आपको अट्रैक्ट कर रहा। डिस का मतलब क्या होता है, नॉट, किसी भी वर्ड के पहले अगर डिस आएगा उसका मीनिंग नॉट होगा, यानी जिस चीज की ओर आप खींचे नहीं गए या जो आपको खींच नहीं पाया। रिट्रैक्ट का मतलब होता है, री का मतलब बैक, जब खींच के बाहर कर दिया, रिटर्न यानी वापस लौटना, री मतलब बैक। और प्रो, आईफोन प्रो, प्रो का मतलब होता है एडवांस्ड वर्जन यानी आगे के लिए, तो प्रो का मतलब होता है अहेड, और अहेड के साथ प्रेपोजिशन आता है ऑफ, और अहेड ऑफ यानी आगे करना, प्रोसीड करना, तो प्रोट्रैक्ट यानी आगे की ओर बढ़ना। और ट्रैक्टर तो मशीन है जो अपने साथ सामान को खींचने का काम करता है। तो अगर आप सब्सट्रैक्शन बोलते हैं तो ट्रैक्ट का मतलब होता है पुल करना, है ना। घटाओ कैसे, 5 है, 2 वैल्यू सब्सट्रैक्ट किया, बचा कितना, 3, तो 5 से 3 का वैल्यू कितना है, ज्यादा है, तो 3 कितना हो गया, कम, सब्सट्रैक्शन। तो सब का मीनिंग होता है लो, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्विस का मतलब, सब का मतलब सर्विस देना, यानी लेवल आपका या एटीट्यूड आपका बहुत नीचे है, आप सर्विस दे रहे, तो सबसर्विएंट वर्ड का मतलब हो जाता है, सर्व से आप याद रखेंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा सर्वेंट। सर्वेंट, सर्वेंट भले ही सेवा करेगा अपने मालिक की, लेकिन उसका एटीट्यूड जो है मालिक के सामने जी हुजूरी वाला होगा, जी मालिक कहिए क्या करें, है ना, उस सेंस में। तो वर्ड को रट्टा मत मारिए, सबसर्विएंट यानी ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, वर्ड के लास्ट में ENT है, वर्ड आपका एडजेक्टिव होगा। तो इसका अपना कोई मालिक के सामने वो डिग्निटी बोलते ना, ये स्वाभिमान वगैरह नहीं, और इसका एंटनीम आपको चाहिए, वर्ड आया है डिग्निफाइड, और यहीं से आपका नाउन बनता है डिग्निटी, और यहीं से आपका वर्ड बनता है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, और यहीं से आपका वर्ड बनता है सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लियर। डिग्निफाइड सम्मान, और सबसर्विएंट दब्बू टाइप का, एंटोनिम बोला गया, ए होगा आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या होता है, जो सीधी बात करे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब हो जाएगा जो फ्रैंकली आपको बोले। और स्ट्रेट फॉरवर्ड के लिए एक इडियम आता है, कॉल अ स्पेड, अ स्पेड जरूर आपने पढ़ा होगा, कॉल अ स्पेड, अ स्पेड, है ना। फ्रैंकली कुछ भी कोई बोल दे, उस सेंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के लिए एक वर्ड और आता है, कहां लिखूं, आउट स्पोकन, आउट स्पोकन के बारे में बात करेंगे। और सी में वर्ड आया एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब एग्रेशन यानी कि गुस्सा, और गुस्से के लिए एक वर्ड आता है WRATH, और एक गुस्से के लिए वर्ड आता है आपका फ्यूरियस, FURIOUS, गुस्सा। तो सबसर्विएंट का मतलब हो जाएगा डिग्निफाइड, डिग्निफाइड। श्वेता सिंह सर प्लीज धाकर बैच कैसे परचेज करूं, ऐप पे शो नहीं कर रहा। श्वेता आप जाके सर्च बॉक्स में लिखिए DHAKAD, आप लिखते होंगे DHAKAR, नहीं मिलेगा, सर्च करना है DHAKAD, धाकर बैच आपको मिल जाएगा, एक बार आप करके देखिए, मिलेगा डेफिनेटली। आइए यहां, शुक्रिया। पीस होता है इस वर्ड का मीनिंग, काम एंड कंपोज, अपीजिंग। आइए,
14 में आ जाओ बंधु, क्या बोला गया? डिजीज विच एंड्स इन डेथ, एक ऐसी बीमारी जो मौत के कगार पे ला दे, उसको बोलता है घातक। और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डेडली, डेडली, DEADLY, डेडली, फेटाल। और एक वर्ड होता है लीथल, LETHAL। तो डेडली बोलिए, फेटाल बोलिए, लीथल बोलिए, घातक होता है। यहीं पे वर्ड आता है आपका कॉन्टेजियस। अब कॉन्टेजियस वर्ड की बात करेंगे तो यहां पर एक वर्ड बनेगा कॉन्टैक्ट, CONTACT। और कॉन्टैक्ट का मतलब क्या? संक्रामक, जो चीज बीमारी कॉन्टैक्ट से फैले, है ना? एनी डिजीज स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट से, कॉन्टैक्ट करके फैले। हार्मलेस, लेस का मतलब क्या होता है? नॉट, और हार्म का मतलब नुकसान, यानी जो चीज हानिकारक नहीं है। इसको आप बोलेंगे, एक वर्ड आता है नॉक्यूअस, NOCUOUS। नॉक्यूअस का मतलब होता है हार्मफुल। नॉक्यूअस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल। अब इसके पहले लगा दीजिए इननॉक्यूअस, और इनका मीनिंग होता है नॉट, नॉट हार्मफुल मतलब हार्मलेस मतलब बेनिफिशियल, फायदेमंद, मतलब फायदेमंद। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। और ऑप्शन बी में वर्ड आया है सेफ। शेप के लिए मतलब क्या होता है? सुरक्षित होना, यानी बहुत ही बेसिक वर्ड है। प्रोटेक्शन तो आप जानते ही हैं। प्रिजर्वेशन, PRESERVATION। कंजर्वेशन, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में संरक्षण। और एक वर्ड आता है आपका साल्वेज, SALVAGE, साल्वेज, है ना? ध्यान आप रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अ डिजीज विच एंड्स इन डेथ, नो एरर, ना कॉन्टेजियस, ना हार्मलेस, ना सेफ। आंसर होना चाहिए E फॉर एलिफेंट। ध्यान आप रखेंगे। नहीं नहीं, सपना नहीं है, क्लास रियली ले रहा हूं। कल क्लास नहीं हुई थी ना, रात में 8:30 में, तो अभी ले रहे क्लास। नंबर 15, वन वर्ड का मामला। यहां पे वन वर्ड का मामला क्या होगा? स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो। पोटैटो के छोटे टुकड़े को आप क्या बोलेंगे? चंक क्या होता है? चंक, चंक होता है लार्ज पार्ट ऑफ एनीथिंग, लार्ज एंड थिक पार्ट ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के बड़े हिस्से या थिक पार्ट, उसको क्या बोलेंगे आप? चंक। चीप का मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो, स्मॉल, आलू के छोटे छोटे टुकड़े, पोटैटो। या चिप्स वगैरह आप खाते भी है ना, लेज वगैरह, आलू से ही बनता है ना वो। और स्क्रैप का मतलब होता है, स्क्रैप आपका दो चीज होगा, ये आपका नाउन भी होगा और ये आपका वर्ब भी होगा। अगर नाउन हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा स्मॉल पीस ऑफ एनीथिंग, स्मॉल पीस ऑफ एनीथिंग। और जब वर्ब होगा तो इसी का मतलब होता है टुकड़े कर देना, छांट देना। टू कट इनटू एंड रिमूव फ्रॉम द लार्ज पार्ट, जो लार्ज हिस्सा है उस चीज से काट के छांट के उस चीज को हटा देना, ये आपका क्या कहलाएगा? स्क्रैप कहलाएगा। क्लियर? स्मॉल पीस ऑफ पोटैटो बोला गया तो वो आपका आंसर क्या होना है? बी बिफोर बॉम्बे, चीप। बहुत बढ़िया। नहीं गोपाल जी, शेड्यूल बदला नहीं है, वो कल क्लास नहीं हो पाई और आज क्लास नहीं लेता तो आपका ये इस सेट का डिस्कशन आपका हो नहीं पाता। इसीलिए आपका शेड्यूल वही है, फुल लेंथ का भी 8:30 बजे ही मिलेंगे, डेली मिलेंगे रात में 8:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे। घबराना आपको नहीं है। नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडिया। बोला गया टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है टू हैव एग्रेशन, गुस्सा होना। गुस्से में आना।
अब गुस्से में आने के लिए क्या है? टू लूज वंस टेम्पर, टू टेक ऑफ, टू बी इन डिफरेंस। तो टू लूज वंस टेम्पर, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टेक ऑफ या पुट ऑफ, रिमूव करना। और एक प्लेन के सेंस में टेक ऑफ, इसका मतलब होता है रिमूव। शूज को आप रिमूव करते हैं, क्लोथ्स को आप रिमूव करते हैं। यहां पर एक वर्ड आया है टू बी इन डिफरेंस। कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कि वर्ड के लास्ट में ए एन सी या आपका ई एन सी रहे तो वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बंधु क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर यहीं पे ए एन सी के प्लेस पे ए एन टी आ जाए और ई एन सी के प्लेस पे ई एन टी आ जाए, इस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। जैसे यहां पर वर्ड लिखा हुआ है आपका इनडिफरेंस। इनडिफरेंस, इसी का नाउन फॉर्म क्या हो जाना है बंधु मेरे? इनडिफरेंट। क्या होना है? इनडिफरेंस। और इनडिफरेंस के लिए वर्ड आता है स्टोइसिज्म, STOCISISM। स्टोइसिज्म एक फिलॉसफी है, स्टोइक। और स्टोइक का मतलब होता है ना किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना, ना सुख का ना दुख का। और इस स्टेज को लाने में आपकी उम्र गुजर सकती है और ये लेवल आ जाए कि किसी भी चीज का कोई फर्क ही ना पड़े, दाएं क्या हो रहा बाएं क्या हो रहा। इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं जिंदगी में, बट होता नहीं है इन जनरल। प्रैक्टिस करना होगा आपको और आसान भी नहीं है कि आप कर लेंगे। आइए, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू लूज वंस टेम्पर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये नाउन, ये एडजेक्टिव यहां से बनाया। इधर हैप्पी और सैड, हां कुछ भी हो जाए। चलिए, कल रात में नहीं आया, बच्चे थोड़े कम है ना, किसी को मालूम नहीं होगा क्लास चल रही है इस टाइम पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। द इडियम इज टू ड्रॉ अ बीड अपॉन। टू ड्रॉ अ बीड अपॉन का मतलब होता है क्या? है ना, टू बी केयरफुल। टू बी केयरफुल, एकदम अलर्ट होना, सावधान होना। टू मेक प्रेयर्स, इबादत करना। और मेक प्रे के लिए वर्ड क्या क्या आता है? एक तो बहुत आसान सा वर्ड आप जानते हैं, वर्शिप करना। और एक वर्ड होता है आपका DEIFY। और एक वर्ड आपका होता है डेफरेंस, DEFERENC, डेफरेंस, है ना। और एक वर्ड आपका होता है रिवरेंस, REVERENC। समझिएगा बात को। यहां पर DEI आया हुआ है। DEI अपने आप में रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है गॉड, यानी ईश्वर। यहीं से आपका वर्ड बनता है DEITY, डेटी। डेटी यानी देवी देवता। तो DEFY लग गया, ये वर्ब हो गया यानी पूजा करना। एक वर्ड होता है डेफरेंस और एक वर्ड होता है आपका डिफरेंस, DIFFERENC। ये डिफरेंस हो गया जब चीजें आपसे अलग हैं। इसका मीनिंग हो जाता है डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH। और डिस्टिंग्विश का मतलब जो चीज आपसे सेपरेट है, जो चीज आपसे अलग है, जो चीज आपसे भिन्न है, विभिन्न है। और इस डेफरेंस वर्ड का मीनिंग होता है पूजा पाठ। ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। रिवरेंस, REVER, रिवरेंस का मतलब होता है रिवियर, REVERE। रिवियर इज द वर्ब, रिवरेंस इज द नाउन। और रिवियर का मतलब होता है रिगार्ड, यानी कि सम्मान। रिगार्ड करना या फिर रिस्पेक्ट करना, सम्मान करने के सेंस में ये सारी बातें होती हैं। क्लियर? प्रे के लिए बोला है। टू कॉज हिंड्रेंस, हिंड्रेंस वर्ड का मीनिंग क्या? बाधा, यानी ऑब्स्ट्रक्शन, OBSTRUCTION, ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे आप। हेम्परिंग, HAMPERING, हेम्परिंग बोलेंगे। और इसी के लिए वर्ड आता है ऑब्स्टेकल, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल। टू टेक एम एट, और एम के साथ एट का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी लक्ष्य, साधना, टारगेट बोलते हैं। पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ये आप बोल सकते हैं यहां पे। आइए, टू ड्रॉ अ बैड अपॉन, है ना, टू टेक एम एट, यानी बिल्कुल केयरफुल होना अपने लक्ष्य की ओर। ऑप्शन C फॉर कैनेडा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। डिस्टिंग्विश्ड, हाँ फेमस के सेंस में। जो फेमस है वो आम जनमानस से क्या होता है? अलग होता है, इस सेंस में। धनंजय जी बहुत बढ़िया।
आइए बंधु यहां पे सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन ध्यान से देखिए, एकोमोडेशन में डबल सी होगा और आगे आपको डबल एम मिलेगा। देखते हैं कहां पे, ए सिंगल सी, डबल सी सिंगल एम नहीं चलेगा, डबल सी डबल एम। करेक्ट ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे। एकोमोडेट वर्ब होता है ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी। एकोमोडेट इज द वर्ब, एकोमोडेशन इज द नाउन। क्लियर? अब एकोमोडेट आपका क्या है, वर्ब है। और एकोमोडेट का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूं इस सेट में 40 क्वेश्चंस में मैंने ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर को एकोमोडेट किया है, यानी इंक्लूड किया है। क्लियर? ध्यान आप रखेंगे। आइए नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की अगर आप बात करेंगे तो क्या होगा, इवोवेशेंट, इवोवेशेंट, EFFERVESCENT करेक्ट ऑप्शन है। और इवोवेशेंट का मतलब क्या होता है, पानी में बबलिंग होती है, बुलबुलापन कुछ होना या वार्म होना, यानी जो चीज कुछ समय के लिए हो, इसीलिए इसका मीनिंग ये भी निकलता है ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक। और ट्रांजिएंट के लिए वर्ड आता है इफेमरल, EPHEMERAL, इफेमरल, क्षणिक। ये आप ध्यान में रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए फॉर आगरा 19। रहने और खाने की व्यवस्था भी होती है, वेरी गुड। एकोमोडेट करना, फूडिंग एंड लॉजिंग, ये भी होता है इसका। ये भी एक मीनिंग होता है इसका, वेरी गुड। इन्होंने लिखा है गोपाल जी ने, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्या है, रहने दो, बाद में बात करेंगे इस पर। प्रेपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चंस बोला गया, जूलिया केम ऑल, जूलिया केम ऑल द वे डैश रसिया टू सी हर बॉयफ्रेंड। अब जूलिया केम ऑल द वे, हर एक परिस्थिति को फेस करके आ चुकी है, हर एक तरीके से, डैश रसिया टू सी हर बॉयफ्रेंड, है ना। अब यहां पर है फ्रॉम बिफोर इन, अब कहां से आई है, रसिया से आई है, तो फ्रॉम रशिया। बिफोर का तो यहां पे कोई सेंस बनेगा नहीं, इनका भी नहीं। इनका मतलब क्या होता है, इनसाइड के सेंस में, इनका इस्तेमाल इनसाइड के सेंस में होगा। इनका इस्तेमाल आप टाइम के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, इनका इस्तेमाल आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन में करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनका इस्तेमाल आप बिगर प्लेस के लिए करते हैं, बड़े जगहों के लिए। बिफोर मतलब क्या, बिफोर एक बताता है आपके टाइम को, और बिफोर इन फ्रंट ऑफ का भी सेंस देता है, ये सामने में, आई एम बिफोर यू, मैं आपके सामने हूं, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है ना, ध्यान आपको रखना है। और यहां पे फ्रॉम क्या बता रहा है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट को कहां से भैया, रसिया से, ओरिजिन को बता रहा। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, जूलिया केम ऑल द वे फ्रॉम रसिया। यू कांट ऑलवेज पास डैश अपीयरेंस, है ना, आप पास नहीं कर सकते अपना अपीयरेंस। पास डाउन, पास डाउन का मतलब हो जाता है डिसअपियर, गायब होना। डिसअपियर का मतलब गायब होना क्यों होगा, बिकॉज डिस का मीनिंग होता है नॉट, और अपियर का मतलब होता है प्रेजेंट। आप प्रेजेंट ही नहीं है तो आप एब्सेंट है। पास इनटू, आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं। और पास बाय का मतलब पास बाय, यानी उस चीज में आपका इंडल्जमेंट दिख रहा है ना, ये बोला गया, इंडल्ज होना, इंडल्ज। अब पास इनटू और पास बाय दोनों एक ही सेंस में है। और पास बाय का मतलब पास थ्रू भी होता है, पास
थ्रू, उस प्रोसेस से आप गुजर रहे कि नहीं गुजर रहे। अब आइए, बोला कि यू कांट ऑलवेज पास बाय अपीयरेंस, पास इनटू अपीयरेंस, पास डाउन, दोनों का मीनिंग इन्वॉल्व इंडल्ज के सेंस में आता है, इसीलिए बी भी और सी भी। आंसर आपका डी होना चाहिए। आप लोग सिर्फ बाय के साथ गए होंगे। ये मीनिंग जो है ना, ये दोनों का होता है, इन्वॉल्व इंडल्ज, इसीलिए डी के साथ गया। आगे आपका है डोंट मिस डैश एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर टीचर टोल्ड अस, यानी कैसे किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करो जो हमारे टीचर हमसे बोल के गए। तो डोंट मिस ऑन, मिस इन कुछ नहीं होता, मिस आउट। डोंट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर टीचर टोल्ड अस, ध्यान आपको रखना है। यहां पर क्या बोला गया, देखिए फिगर ऑफ स्पीच है ना, हाँ, सो इनोसेंट आर्क, सो कनिंगली सिंपल। यहां पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, यहां पर दो वर्ड बता रहे कॉन्ट्राडिक्शन को। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन होता है आपका अपोजिट फीलिंग। अपोजिट फीलिंग, कॉन्ट्राडिक्शन। अब अपोजिट फीलिंग की बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या क्या आ सकता है। अपोजिट फीलिंग को बताने के लिए हमारे पास दो फिगर ऑफ स्पीच हैं, एक है एंटीथेसिस और एक है आपका ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन, एंटीथेसिस की बात आप करेंगे तो ये आपका होता है क्लॉज के फॉर्म में, और ऑक्सीमोरोन की बात करेंगे तो ये आपका होता है फ्रेज के फॉर्म में। क्लॉज और फ्रेज में डिफरेंस है। क्लॉज होता है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज भी आपका होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर भी डिफरेंस क्या, तो क्लॉज होता है विद वर्ब और फ्रेज होता है आपका विदाउट वर्ब, यानी यहां पे शब्दों का समूह तो होगा लेकिन वर्ब नहीं होगा। किसमें, ऑक्सीमोरोन में। एंटीथेसिस में क्या होगा, आपका क्लॉज होगा। जैसे एंटीथेसिस का एग्जांपल अगर मैं दूं यहां पे, चलिए बताइएगा किस विलियम शेक्सपियर के किस वर्क से ये लाइन लिया गया है। माई ओनली लव, माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट, माई ओनली हेट। ये आपका एंटीथेसिस है, ये क्लॉज के फॉर्म में है बिकॉज इसमें वर्ब है। माई ओनली लव स्प्रंग, ये वर्ब है ना, कि मेरा जो ये प्यार आपको दिख रहा है ये मेरे नफरत से ही निकला हुआ है। अब प्यार और नफरत, लव एंड हेट, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स हैं। जहां लव होगा वहां हेट नहीं होनी चाहिए, जहां हेट है वहां लव नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों इकट्ठे साथ में आए हैं। क्लियर, तो इसको आप बोलेंगे एंटीथेसिस, क्योंकि यहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या है आपका वर्ब है। एंटीथेसिस बोलने का काम करना है बंधु यहां पे। यहीं पे अगर बात करें सो इनोसेंट आर्क, सो कनिंगली सिंपल, तो यहां पे वर्ब नहीं है। एक तो आप इनोसेंट बोल रहे भोला भाला, और एक आप कनिंग बोल रहे धूर्त आदमी जो चालाक है। तो चालाक कौन होगा, जो एक्सपर्ट है। जो इनोसेंट है वो चालाक कैसे होगा, और जो चालाक है वो इनोसेंट कैसे होगा। तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स में आ रहे, लेकिन यहां पर कोई वर्ब इसके साथ आपको दिख नहीं रहा, इसीलिए आप इसे ऑक्सीमोरोन बोलेंगे। और यहां पे माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट, ये एंटीथेसिस है बिकॉज यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स में बात तो हो रही, लेकिन क्लॉज के फॉर्म में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। क्या है ये आपका विद वर्ब। जूलियट, रोमियो एंड जूलियट, ऐसा नहीं कि सटे होते हैं गोपाल जी, सिर्फ ये नहीं सुना रट्टा मारना, सटे होते नहीं। आपके ग्रुप अलग अलग भी हो सकते हैं लेकिन वहां वर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। स्वीट पॉइजन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, मॉर्निंग में आज ही क्लास हो रही है, क्लास मॉर्निंग में नहीं होती है। संडे को तो भैया इस टाइम पे आपका नोट्स वगैरह तैयार करते हैं, कल क्लास लिया नहीं तो आज लेना पड़ गया है।
और मुझे इस टाइम में पढ़ाने में मजा भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं। फाइंड द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। वाओ, यू रियली गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जाम इन द क्लास। तो यहां पर होना चाहिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ना क्वेश्चन ना सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन। बी बिफोर बॉम्बे, ध्यान आपको रखना है। और सेशन के लास्ट तक आप लोग बने रहेंगे बंधु। चूज द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट। बोला नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। नीदर यू नॉर योर सिस्टर, जब नीदर और नॉर के साथ दो सब्जेक्ट कनेक्ट होगा तो वर्ब जो होता है वह नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहां पे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? सिस्टर। और इसके अकॉर्डिंग वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, तो टॉक्स। आप बोलेंगे टॉक्ड, टॉक क्या? तो यहां पर लगा हुआ है शुड, और शुड है आपका मॉडल। मॉडल के साथ V1 क्या होगा? टॉक होना चाहिए। मॉडल के साथ कौन सा वर्ब? टॉक होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बेस फॉर्म 26 बंधु, 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज ऑफ फिल दिस फॉर्म। अब देखिए यहां पर ये 20 आपका है यूनिट। 20 क्या है आपका? यूनिट। अब यूनिट जो आपका है, सॉरी 20 यूनिट नहीं है, 20 तो नंबर है। ईयर आपका यूनिट है। ईयर क्या है आपका? यूनिट। अब अगर इस यूनिट की बात करेंगे तो ये यूनिट आपका है डेफिनिट। आप बोलेंगे सर ये डेफिनिट क्या होता है? आइए बात कर लेते हैं। डेफिनिट ये तब होगा जैसे मान लो आपने बोला क्या? ईयर। ईयर में क्या आएगा? मंथ। मंथ में क्या आना है? डे। डे में क्या आएगा? आर। आर में क्या आना है? मिनट। मिनट सेकंड, सेकंड माइक्रो सेकंड। तो बात कहीं ना कहीं डेफिनिट टर्म में जाके रुक रही है ना? आपने बोला किलोमीटर, किलोमीटर का मीटर्स। आपने बोला किलोग्राम, ग्राम का किलोग्राम, 1000 ग्राम ऐसे बोलेंगे। फिर मिलीग्राम में जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके डेफिनिट यूनिट होते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब भी डेफिनिट यूनिट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ एक नंबर होगा, फिर आप यहां पे डेफिनिट यूनिट यहां लिखेंगे। क्लियर? तो नंबर आपका 1 भी हो सकता है और नंबर आपका मोर देन 1 भी हो सकता है। अगर 1 की बात करेंगे, है ना, तो यूनिट जो आपका लिखा जाएगा वो अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा। मोर देन 1 रहेगा तो यूनिट जो लिखा जाएगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1 किलोमीटर। इधर आइए, बन गया। पानी पिलाइएगा, पानी पिला दीजिए ना। ना 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर्स। अब यहां 1 लिखा आपने तो किलोमीटर है, 5 लिखा तो आपने किलोमीटर से बंधु। अब करना क्या है? लिख दिया यहां पर किलोमीटर किलोमीटर्स, लेकिन आगे जो वो आएगा वो कैसा होना चाहिए? तो वो आपका हो जाना है आइए वर्ब जो आपका होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। ये कैसे होगा? तो ध्यान दीजिए, आपने लिखा 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर्स, यहां पर सेंटेंस लिख रहे हैं 5 किलोमीटर्स, है ना। अब 5 किलोमीटर्स यहां पर लिखा इज, और 5 किलोमीटर आर भी लिख सकते हैं। बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? होता है ना। मैंने बोला 5 किलोमीटर्स एज ट्रेवल्ड ऑन फुट। 5 किलोमीटर्स, अब वो क्या बोल रहे हैं आप? आर ट्रेवल्ड ऑन फुट एंड बाय कार, एंड बाय कार। अब समझिए बात को भाई, यूनिट तो हमारे नंबर के अकॉर्डिंग अपने रूप फॉर्म में है। 5 बोला तो किलोमीटर्स। अब यहां पर इज भी सही है और आपका यहां पे आर भी सही है। ये कब पॉसिबल होगा? ध्यान से देखिए, सिंगुलर वर्ब तब होगा जब आप यूनाइटेड सेंस में बात करेंगे, और प्लूरल तब होना है जब आप डिवाइडेड सेंस में बात करेंगे।
बात समझिएगा, यूनाइटेड और डिवाइडेड की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए 5 किलोमीटर्स इज ट्रेवल्ड ऑन फुट। चलने का तरीका क्या, केवल पैदल आपको जाना है ना, तो ट्रेवल्ड ऑन फुट की बात की है, सिंगुलर फॉर्म। यहां पर कैसे गए, पैदल भी गए, कार से भी गए। डिवाइडेड मामला हो गया, आपने क्या लगा दिया, आर का इस्तेमाल किए। अब यहां आइए, 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज ऑफ फिल दिस फॉर्म, डैश द मिनिमम एज। अब यहां पर क्या बोलेंगे आप, सभी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। जितने भी कैंडिडेट हैं 25 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, ये यहां बोला गया, तो सबके लिए है, यानी यूनाइटेड फॉर्म में। और अगर यूनाइटेड है तो भैया होना चाहिए इज द मैक्सिमम एज ऑफ फिल दिस फॉर्म, आर नहीं होगा, और हैज तो आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। करेक्ट ऑप्शन बी, बिफोर बॉम्बे होना चाहिए। जूरी हो गया, कमिटी है, टीम है, गवर्नमेंट है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हैं। ये यूनाइटेड भी होंगे, ये डिवाइडेड भी होंगे। और कोई सा भी नाउन अगर यूनाइटेड है सिंगुलर, डिवाइडेड है प्लूरल। आइए यहां 27 बंधु, क्या होगा, द विंटर हैज नॉट बीन कोल्ड। अब ये क्वेश्चन टैग का मामला है, हैज नॉट का मामला, तो बंधु यहां पर हैज विंटर के लिए इट लगाने का, समझे कि नहीं, तो हैज इट किधर गया, इधर। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चन की बात करेंगे, आई डैश एट द स्विमिंग पूल एट 7 AM यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह में, है ना, 7 बजे स्विमिंग पूल में क्या कर रहे थे, आई एम बीइंग, आई एम, आई वॉच। अब देखिए आई एम आप बोलेंगे तो प्रेजेंट का मामला हो जाना है, यहां भी प्रेजेंट का मामला, और वॉच हो गया पास्ट का मामला। और यहां पर टाइम क्या है, यस्टरडे यानी कल, यानी ये भी पास्ट का मामला। हर एक टेंस का अपना कीवर्ड होता है जो आपको टाइम बताने का काम करेगा। तो पास्ट का मतलब पास्ट, तो आई वॉज बंधु, आई वॉज 29 ब्रदर, वी डैश अ लवली व्यू ऑफ द बॉस्फोरस, फॉस्फोरस होना चाहिए, एंड द ब्रिजेज ओवर इट वाइल द प्लेन डैश ओवर इस्तांबुल, तो वी डैश अ लवली व्यू ऑफ, अच्छा ये जगह का नाम है बॉस्फोरस, एंड द ब्रिजेज ओवर इट वाइल द प्लेन डैश ओवर इस्तांबुल। अब ये बात कब की हो रही है, टाइम नहीं दिया गया, और ऐसा भी कोई टाइम नहीं दिया गया है जो हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो पास्ट में जाएगा। यहां पर लिखेंगे वी आर अ लवली व्यू, नहीं, वी आर अ लवली व्यू का क्या मतलब होता है, नहीं होगा ये, वी के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट। अब वी हैड या वी हैव, जैसे मैं बोल आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, तो वी हैड अ लवली व्यू ऑफ द बॉस्फोरस एंड द ब्रिजेज ओवर इट वाइल द प्लेन गॉट ओवर इस्तांबुल, तो हैड भी पास्ट, गॉट भी पास्ट। करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। सी कैसे हैं, सी कैसे करेंगे आप, कंडीशनल सेंटेंस, सब सी मार रहा है, अरे भैया कंडीशनल सेंटेंस में आइए, इफ यू कंप्लीट। अब कंप्लीट बोलने का क्या मतलब, V1 द टेस्ट परफेक्टली यू डैश स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब देखिए इफ यू कंप्लीट यानी V1 का मामला है, और कंडीशनल सेंटेंस होते हैं 4 टाइप्स के। ये पहला कंडीशनल आया जिसको बोलते हैं पॉसिबल कंडीशनल। चलिए मैं आपको कई बार बता चुका हूं कंडीशनल सेंटेंस, आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए कंडीशनल सेंटेंस कितने टाइप के, किसका क्या स्ट्रक्चर। तो अगर आप पॉसिबल कंडीशनल की बात करेंगे तो बंधु इधर V1 आने का, और इधर एक मिनट, इधर V1 और इधर V5। आगे की बात करेंगे, शैल होना है, विल होना है, कैन होना है, और मे होगा। V1 V5 शैल विल कैन मेक, और V1 की बात करेंगे। क्लियर। अब आइए, तो इसको बोलते हैं पॉसिबल कंडीशनल। फर्स्ट क्लॉज में ये आपका कंडीशन के लिए,
अगर मेहनत करोगे जॉब लगेगी, अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। क्लियर कंडीशन। और ये आपका क्या है, कंक्लूजन। कंक्लूजन, इफ यू कंप्लीट द टेस्ट परफेक्टली यू डैश स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू डैश। अब यहां पर V1 का मामला है, आगे क्या होना चाहिए, गेट या गॉट, तो विल गेट, विल गेट, क्योंकि इधर सेल विल कैन में और V1 चाहिए, और यहां पर आपका V1 कंप्लीट लगा हुआ है, तो विल गेट के साथ आप जाएंगे। पॉसिबल, कंडीशनल, इंपॉसिबल, हाइपोथेटिकल। नहीं नहीं, 4 टाइप्स के होते हैं जीसू पांडे, मैं बता ही देता हूं। मुझे लगा मैं शॉर्टकट में निकल जाऊंगा, शॉर्टकट में, लेकिन बताना पड़ेगा, पांडे जी का सवाल है। आइए पांडे जी देखते हैं। एक होता है बंधु पॉसिबल कंडीशनल, एक होता है आपका इम्प्रोबेबल कंडीशनल, एक होता है आपका इम्पॉसिबल कंडीशनल, और एक होता है हाइपोथेटिकल कंडीशनल। पॉसिबल कंडीशनल, कंडीशन वाले क्लॉज में V1 V5, बाद वाले में विल, शैल, कैन, मे, V1। इम्पॉसिबल में यहां इधर V2, इधर विल का उड, कैन का कुड, शैल का शुड, मे का माइट, V1। इम्पॉसिबल कंडीशनल में इधर हेड प्लस V थर्ड, इधर उड, कुड, शुड, माइट, हैव, V थर्ड। और हाइपोथेटिकल कंडीशनल में पहले क्लॉज में वर, बाद बाकी क्लॉज में उड प्लस V1, उड प्लस V1। ये 4 टाइप्स के आपके होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, समझे कि नहीं। क्या नाम है आपका, ईसा। क्या लिखते हो गुरुजी डॉक्टर स्टाइल में, हाँ फटाफट लिख रहा हूं। समझे पांडे जी। कौन कौन बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं इस सेशन में, बताइएगा। अनामिका कल डिस्कशन नहीं हो पाया था ना, 8:30 बजे रात में। आपके क्लास की टाइमिंग 8:30 बजे ही है, ठीक है, वो रात में ही चलना है प्लेटफॉर्म, इसी चैनल पे, मंडे टू संडे, एक भी दिन गैप नहीं, गायब आपको नहीं होना है। कल क्लास नहीं हो पाई तो हम अभी आ गए, है ना, और अगर अभी नहीं आते तो रात को 2 बजे आ जाते, है कि नहीं। आप भी नए हैं, चलिए आप जो भी बच्चे नए हैं, पांडे जी और क्या नाम है आपका, ईसा नाम है, स्वागत है आपका यहाँ पे। डेली आइए, डेली पढ़िए, सीखिए, ठीक है। अभिषेक कुमार मेरा फर्स्ट है। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, बता दीजिए एक बात, एक बार। मैं पुराना हूं, हम भी बहुत पुराने हैं, हम आज से नहीं 400 साल से हैं। आइए इधर। तो ये आपका था कंडीशनल। जो नए बच्चे हैं वो बता देंगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे एक लिखिए, क्या नाम है, ईसा नाम है आई थिंक उनका, गुरुदेव राइटिंग डॉक्टर वाला। चलिए, राइटिंग होगा डॉक्टर वाला, पढ़ाई होगा इंजीनियर वाला, और आप बनेंगे क्या, मास्टर। तो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर। आइए यहां पे, ये रहा लिटरेचर। लिटरेचर के 5 क्वेश्चन ही हैं आज, आपको 15 मिलते हैं, आज हमने सिर्फ 5 दिया है। आइए यहां, द 16th सेंचुरी ऑथर, यानी 16th सेंचुरी की बात आप कर रहे, तो अगर आप 16th सेंचुरी की बात करेंगे तो 16th सेंचुरी कहां तक जाना है, तो ये आपका जाएगा
1500 to 1599। और इसी एज में आपको ढेर सारे राइटर्स मिलते हैं। कौन कौन? विलियम शेक्सपियर साहब, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड डिस्पेंसर, जॉन लिली, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, बेन जॉनसन, ढेर सारे राइटर्स हैं, है ना? ध्यान आप रखेंगे। आइए, तो 16th सेंचुरी ऑथर ऑफ टू सिग्निफिकेंट वर्क्स, मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट जो है ये आपका कोलैबोरेटिव वर्क है। कोलैबोरेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? दो चार राइटर लिख के लिखे हैं। कौन कौन से राइटर हैं? एक राइटर का नाम तो है थॉमस सैकविले। थॉमस सैकविले। जॉन एलिंगटन, ये सब लिख के मिलके लिखे हैं। कौन सा वर्क? मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट। ये आप नाम रखेंगे, है ना? थॉमस व्याट। थॉमस व्याट। थॉमस व्याट को क्रेडिट दिया जाता है कि सोनेट लिखने का काम सबसे पहले इन्होंने ही किया, यानी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया सोनेट को। हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लिश लिटरेचर? थॉमस व्याट इंट्रोड्यूस्ड सोनेट। समझे ना बंधु? ये आपके हैं जॉर्ज गैस्कॉइंगे। इनका पूरा नाम है जॉर्ज, GEORG। और थॉमस सैकविल। सैकविल साहब के नाम, सैकविले साहब के नाम से एक और राइटर हुए थॉमस सैकविले, और एक इन्हीं के साथ लिखे राइटर थे थॉमस नॉर्टन। दोनों ने लिखा था गॉर्बोडक, GORBODUCK। गॉर्बोडक क्या है? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। और ये लिखा कब गया था? 1561 में। गॉर्बोडक, इनके नाम से मेरे को याद आया। वैसे आप बात करेंगे मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स, ये कौन लिखे? थॉमस सैकविले। और ये सारे राइटर 16th सेंचुरी के यानी एलिजाबेथन एज के राइटर हैं। और एलिजाबेथन एज की बात करेंगे तो विलियम शेक्सपियर आपके हो गए, एडमंड डिस्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, है ना? ढेर सारे राइटर आपको मिलेंगे। और ये सब लिटरेचर नहीं आता है हमें सर, सब आएगा बंधु, परेशान नहीं होना है। नहीं आता है मतलब आज तक नहीं आती है, कल आप आग भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। राल्फ रूस्टर डोस्टर, फर्स्ट कॉमेडी, वेरी गुड। आइए यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सटायरिकल वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन। अब देखिए, बेन जॉनसन साहब का सटायर जो फेमस है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर है, ये एम होना चाहिए, ये एन लिखा गया है। द फॉक्स, एल्केमिस्ट, बेन जॉनसन साहब का द एल्केमिस्ट। बार्थोलोम्यू, ये सारे सटायर है किनके? बेन जॉनसन के। बेन जॉनसन का पूरा नाम क्या है? एक और नाम है इनका बेंजामिन, बेंजामिन जॉनसन। 1572 में ये पैदा होते हैं और 1637 में इनकी डेथ होती है। इनको बोला जाता है कि एलिजाबेथन के राइटर तो थे ही थे। एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज के बाद आता है आपका जैकोबियन एज, और जैकोबियन के बाद आता है आपका कैरोलिन एज। एलिजाबेथन एज जो आपका है 1558 टू 1603, जैकोबियन जो है 1603 टू 1625, और कैरोलिन जो है 1625 टू 1649। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे, क्लियर। और ये सारे पार्ट्स हैं किसके? तो रेनेसां के। चलिए आप लोग मुझे बताइए, रेनेसां किस लैंग्वेज का वर्ड है और उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है?
राखी सावंत को सब हल्के में लेता है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर का प्रभाव है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। आइए यहां, तो द फॉक्स, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये बेन जॉनसन के वॉक, सटायरिकल वॉक है, बोला गया नॉट। जॉन मिल्टन का नाम यहां आ गया, नहीं जॉन मिल्टन। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक वॉक है ऑन मिल्टन, ऑन मिल्टन, जिसको दो राइटर लिखने का काम किए, दोनों का क्या नाम? और एक है वॉक एपिग्राम ऑन मिल्टन, एपिग्राम ऑन मिल्टन, बंधु कौन लिखे? देखिए एपिग्राम ऑन मिल्टन लिखे हैं जॉन ड्राइडेन, जॉन ड्राइडेन। और ऑन मिल्टन लिखने का काम जो है, एक किए विलियम वर्ड्सवर्थ और एक किए विलियम ब्लेक। विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम ब्लेक दोनों लिखे हैं ऑन मिल्टन, है ना, ध्यान रखना है। विलियम ब्लेक वर्ड्सवर्थ जो लिखे हैं वो 1802 में लंदन वॉक है उसमें पब्लिश है, और विलियम ब्लेक जो लिखे हैं, एक लिखे 1804 में और एक हुआ 1810 में। और जॉन ड्राइडेन क्या लिखे? एपिग्राम ऑन मिल्टन। ये ध्यान रखना है, जॉन मिल्टन जो है ग्रेटेस्ट राइटर हैं कैरोलिन एज में, और कैरोलिन एज में ही एक एज आता है प्यूरिटन एज या एज ऑफ जॉन मिल्टन। आपने जरूर पढ़ा होगा पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, है ना, एरियोपैगिटिका, लाइसिडस, ये सारे जॉन मिल्टन के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, और मैं सब पढ़ाऊंगा वो सब आपको। कब से? 14 फेब से। वैलेंटाइन के शुभ अवसर पर यूट्यूब पे एक क्लास और मिलेगा आपको, आइए, लेकिन 14 फेब से मिलेगा। उसके लिए आपको इसी चैनल पे आना पड़ेगा, सब टाइम बता देंगे, तो डेली आना है, पता कर लेना है वैलेंटाइन में लिटरेचर में क्या क्या होने वाला है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह या प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पे। आइए, सिडनी एपोलॉजी फॉर पोएट्री इज एन आंसर टू, एपोलॉजी ऑफ पोएट्री, या इसी का नाम है डिफेंस ऑफ पोएट्री। ये लिखने का काम कौन किए? सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी। और सर फिलिप सिडनी जो आपके हैं, ये भी आपको एलिजाबेथन एज में ही मिलेंगे, और इनकी डेथ जो है 1586 में हो जाती है। और 1586 में इनकी जब डेथ होती है तो इनके डेथ पे एक एलिजी लिखा जाता है, एलिजी जिसको आप बोलते हैं सैड पोयम। और वो जो एलिजी है बंधु आपका, उस एलिजी का नाम है एस्ट्रोफेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। और इसको लिखने का जो काम किए वो राइटर इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उनका नाम है एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर। 1586 में लिखा गया था, ठीक है। और सर फिलिप सिडनी के डेथ पे जो एलिजी लिखा गया एडमंड स्पेंसर के द्वारा, इसका नाम एस्ट्रोफेल क्यों रखा गया? क्योंकि स्पेंसर साहब का एक वर्क था एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला, एस्ट्रोफेल एंड एस्टेला लिखने का काम सर फिलिप सिडनी किए, और इनके डेट पे एडमंड स्पेंसर साहब एलिजी लिखे और उसका भी नाम एस्ट्रोफेल ही कर दिए। आइए यहां, तो बोला गया एपोलॉजी फॉर पोएट्री जो ये लिखा गया, ये किनके लिए, किनके रिस्पॉन्स में? थॉमस नैश, पूरा नाम क्या है इनका? थॉमस नैश। ये तो प्लेटो है, प्लेटो बहुत बड़े फिलोसफर हुए, और इनका गोशॉन का नाम है स्टीफन गोशॉन। पूरा नाम क्या है? स्टीफन गोशॉन। और इनका एक वॉक आया 1579 में, उस वॉक का नाम है स्कूल ऑफ एब्यूज। और स्कूल ऑफ एब्यूज में स्टीफन गोशॉन साहब भर भर के आलोचना किए, टू क्रिटिसाइज द ऑथर्स। और उसी के रिस्पॉन्स में आपके सर फिलिप सिडनी ने 1580 में लिखा एपोलॉजी फॉर पोएट्री, जिसका नाम डिफेंस ऑफ पोएट्री भी है।
5080 में लिखा गया, लेकिन ये पब्लिश हो पाया 1595 में, और 1595 में पब्लिश हुआ। तो यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल होता है पोस्थोमस। पोस्थोमस क्यों? पोस्थोमस का मतलब होता है आफ्टर डेथ, यानी मरणोपरांत। और सर फिलिप सिडनी की डेथ हो जाती है 1586 में, और ये आपका पब्लिश होता है 1595 में, तो सर फिलिप सिडनी के डेथ के बाद। और स्टीफन गॉशॉन के स्कूल ऑफ एबियो जो 1579 में आया है ना, और इसमें क्रिटिसाइज किया गया था कुछ ऑथर्स को उस सेंस में, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। बहुत बढ़िया अनामिका, धनंजय गुप्ता जी, अभिषेक कुमार गुरुदेव लिटरेचर कैसे समझे? बंधु अभी मैं आपको पढ़ा देता हूं, लास्ट में बात कर लेंगे, परेशान आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। 34 में मामला फंसा हुआ है कि हु इज रेफर्ड एज द पायोनियर ऑफ पिकारेस्क। पिकारेस्क होगा PICARES, नोबेल इन इंग्लिश। पिकारेस्क नोबेल के पायोनियर किन्हें माना जाता है? आपके आंसर की में जॉन लिली दे दिया गया है, जो कि गलत आंसर है ना, थॉमस कीड। ये है आपके थॉमस नैश। और इनका पहला पिकारेस्क नोबेल आया था अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये इंग्लिश का पहला पिकारेस्क नोबेल है। अगर आप पिकारेस्क नोबेल की बात करेंगे तो पिकारेस्क में एक वर्ड आया है पिकारो, और ये पिकारो वर्ड जो है ये स्पेनिश लैंग्वेज का वर्ड है। किस लैंग्वेज का? स्पेनिश लैंग्वेज का। इसीलिए पिकारेस्क नोबेल आपको स्पेनिश लैंग्वेज में भर भर के मिलते हैं, है ना। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले अगर कोई लिखा गया नोबेल पिकारेस्क, तो वो है अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, जो लिखने का काम किए थॉमस नैश। ध्यान आपको रखना है। पिकारेस्क मतलब पिकारो मतलब तस्वीर। यहां पे हर एक चीज आपको मूवमेंट में दिखेंगी। जब आप इस टाइप के नॉवेल को पढ़ेंगे तो आप उस दुनिया में ट्रैवलिंग करने लगेंगे, है ना। ये है, तो यहां पर मूवमेंट दिखता है। और तस्वीर का क्या काम है? एनिमेशन वाला, कभी इधर कभी इधर। यहां पर थॉमस कीड साहब का नाम आया है। जैसे थॉमस नैश आपके पिकारेस्क नोबेल के मान लो जनक हुए इंग्लिश में, थॉमस कीड साहब का नाम आता है। और ये फर्स्ट राइटर हैं किस चीज में? रिवेंज प्ले लिखने के लिए। रिवेंज का मतलब क्या होता है? बदला। जैसे आपने हैमलेट का नाम सुना होगा, विलियम शेक्सपियर साहब, या क्रिस्टोफर मार्लो का है ज्यू ऑफ माल्टा, वहां पे रिवेंज की बात होती है। तो सबसे पहला जो रिवेंज लिखा गया वो लिखा गया थॉमस कीड के द्वारा, और उस रिवेंज का नाम है द स्पेनिश ट्रेजेडी। है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पहली ट्रेजेडी है ये। पहली ट्रेजेडी तो बताया हमने अभी, गॉर्बो डक, जो आपके थॉमस सैकविले, थॉमस नॉर्टन लिखे, जिसको 1561 में पब्लिश किया गया। ये पहला रिवेंज प्ले है ना, द स्पेनिश ट्रेजेडी। और किन्होंने लिखा है? थॉमस कीड ने। हमने क्रॉस इसीलिए किया क्योंकि इसका आंसर नहीं है, बात बाकी ये आप जरूर याद रखेंगे। जॉन लिली, ये भी आपके एलिजाबेथन एज के राइटर हैं बंधु, मालूम होना चाहिए। आगे है 35, टेल्स आर ऑल इन वर्स एक्सेप्ट 2। अब यहां पर कौन सा टेल्स है जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वर्स में लिखा गया और कुछ प्रोज में लिखे गए? ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये प्रोज में लिखे गए थे। विच आर द वर्स इन प्रोज बोला गया। तो सबसे पहले उस टेल का जो नाम है वह है द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स की बात अगर आप करेंगे बंधु, है ना, तो ये आपको दिखता है 1387 टू 1400, यानी मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में। और इसके राइटर हैं आपके चौसर साहब, जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये ध्यान में आप रखिएगा। उसके बाद बात की जाती है जॉफ्री चौसर
एक टर्म आता है हीरोइक कपलेट या फिर बंधु राइमिंग कपलेट। हीरोइक कपलेट और राइमिंग कपलेट, इसके फाउंडर भी माने जाते हैं किसको? जॉफरी चौसर साहब को। और कैंटरबरी टेल्स में ये हीरोइक कपलेट राइमिंग कपलेट देखने को मिलता है भर भर के। द कैंटरबरी टेल्स 24 शॉर्ट स्टोरीज का कॉम्बिनेशन है ना। और अलग अलग टेल, टेल का मतलब होता है स्टोरी यानी कि कहानी। तो बोला गया टेल्स आर ऑल इन वर्स एक्सेप्ट टू विच आर वंस प्रोज। जो प्रोज में लिखा गया वो कौन सा वर्क है? यहां पे आप बात कर रहे हैं, आंसर क्या होना चाहिए आपका, फटाफट आप बताएंगे। तो डॉक्टर्स टेल, स्क्विरल्स टेल, नाइट्स टेल। करेक्ट ऑप्शन क्या है? डॉक्टर्स टेल। ध्यान आपको रखना है। कॉम्प्रिहेंशन सब चीज बता दिया। इधर आ जाओ, क्या करना है देखो। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है आपका। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आइए, बोला गया कॉर्डोरी इज अ फास्ट एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एट दिस ईयर्स फैब्रिक। ये नाम जो लिया गया ये एक फैब्रिक है और ये फास्ट एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ, खुद को बहुत जल्दी स्टैब्लिश किया। वाइल द रिव्ड कॉटन इटसेल्फ प्रोवाइड्स यूटिलिटेरियन टेनासिटी, है ना, या टेनासियरी। टेनासिटी होता है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी, कितना क्या है, टेक्सचर एंड वार्मथ, कितना गर्म है वो, इसकी बनावट कैसी है। इट इज द फैब्रिक्स लॉन्ग हेल्ड एसोसिएशंस may provide a hint to its current revival। रिवाइव का मतलब, री मतलब अगेन, वाइव का मतलब जिंदा, फिर से जिंदा हुआ है। एज अ फैब्रिक फॉर ऑल सीजन्स, हर एक सीजन में आप पहन सकते हैं, ऐसा बोला गया यहां। इट इज कॉर्डोरीज लिंक विद द गुड ब्रीडिंग एंड कंट्री लिविंग दैट मेड इट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट का मतलब होता है घटक। सब्जी बनाना है, आग भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला जो भी है सब चाहिए, तो वो आपका है घटक। हाँ, अर्पणा सब चीज है उस बैच में। इन द जेंटलमैन्स वार्डरोब along with Wellington boots and decent ऊली, ऊली का मतलब ऊन जैसा। I combines नहीं होगा, I combine होगा। I combine the comfortable nonsense appeal of cotton with the perfectly correct luxury finish of velvet। अब कॉटन का कंपैरिजन वेलवेट से किया गया। कॉर्डोरी ये भी एक फैब्रिक है। हैज द एबिलिटी, उसमें एक एबिलिटी है टू अपीयर इधर सुप्रीमली सोफिस्टिकेटेड और रफ एंड रेडी। सोफिस्टिकेटेड मतलब पॉजिटिव वे में, है ना, कि ये दोनों टर्म में काम आपका करेगा। जैसे बोलते हैं ना प्रोफेशनल, है ना, और घर पे पहनने के लिए हर एक चीज में आपका काम कर जाएगा, चाहे फॉर्मल हो, प्रोफेशनल, क्या बोलते हैं, कैजुअल हो, हर एक टर्म में। तो यहां पे फैब्रिक के बारे में बात की गई, 2-3 फैब्रिक का नाम लिया गया। इतना ही है। इतना छोटा कैसे हो सका पैसेज? और तेरी रहने दो। आइए 36 में सवाल क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पैसेज। पैसेज में क्या डिस्क्राइब किया गया? इट टेल्स अस अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ कॉर्डोरी, इसके बारे में बात की गई। इट टॉक्स अस अबाउट द वर्चोज, वर्चू का मतलब होता है पायस, यानी कितना पवित्र है। इट परसुएट्स अस टू बाय, आपको मनाया गया कि आप खरीद ही लीजिए, नहीं, यहां बोला गया टेल्स अस अबाउट द यूजफुलनेस, कितना यूजफुल है ये, इसकी उपयोगिता कितनी है। हाँ सब है इस बैच में। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द स्पेशल क्वालिटी ऑफ कॉर्डोरी इज दैट इट नीड्स नो आयरनिंग, इस पे आयरन नहीं करना पड़ता, कहीं नहीं बोला गया। इट कंबाइंस द वर्चूज बोथ कॉटन एंड वेलवेट, बोथ द रिच एंड दैट सो नो रिच कैन अफोर्ड टू बाय इट। अब यहां पर क्या बोला गया है देखिए, यहां पर, यहां लाइन पढ़िए। इट इज कॉर्डोरीज लिंक विद द गुड ब्रीडिंग एंड कंट्री लिविंग दैट मेड इट एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द जेंटलमैन्स वार्डरोब along with Wellington's boast and decent only. I combine the comfortable nonsense appeal of the cotton with the perfectly correct luxury finish of the velvet. Cottery has the ability to appear either supremely sophisticated or rough. यानी यहां supremely sophisticated मतलब अमीर भी ले सकते हैं, और यहां पे rough and ready का मतलब है ना, रफ टफ में यूज करना चाह रहे, वहां भी आपका मामला चलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको बात करना है। और यहां पर ये क्या बोला गया? फास्ट एस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ एट दिस ईयर्स फैब्रिक वाइल द रिव्ड कॉटन इटसेल्फ प्रोवाइड्स
टेंसेरी टेक्सचर एंड वार्मथ. इट इज द फैब्रिक्स लॉन्ग हेल्ड एसोसिएशन मे प्रोवाइड हिंट और करंट रिवाइवल एज अ फैब्रिक फॉर ऑल सीजन्स. तो यहां ये बोला गया है. आंसर आपका क्या होना चाहिए? आयरन वाला मामला नहीं है. बोथ द रिच एंड दैट नॉट सो रिच कैन अफोर्ड टू बाय. खरीदने की बात नहीं की गई, यहां पे रफ एंड टफ यूज की बात की गई है. ऑप्शन आपका बी फॉर बॉम्बे. कॉर्डवरीज इज अ फैब्रिक फॉर ऑल सीजन्स बिकॉज इट कैन बी वॉर नॉट ओनली इन विंटर बट ऑल्सो इन समर. गर्मी में भी गर्म होता है. ऑफ इट्स पिकुलियर का मतलब होता है विचित्र टेक्सचर एंड वार्मथ. जेंटलनेस कैन वियर इट इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओकेजन्स. तो ये आपका हर एक सीजन के लिए अप्लाई होता है. क्यों ऐसा क्यों बोला गया बताइए फटाफट. देखिए, इट कैन बी वॉर्न, इसको पहना जा सकता है. नॉट ओनली इन विंटर बट ऑल्सो इन समर, सर्दी में गर्मी में हर एक जगह पे, इसीलिए आपका ये यूजफुल है. ये बोला गया था यहां पे. देखिए वार्मथ, इट इज द फैब्रिक्स लॉन्ग हेल्ड एसोसिएशन मे प्रोवाइड अ हिंट अ करंट रिवाइवल एज अ फैब्रिक फॉर ऑल सीजन्स. फॉर ऑल सीजन्स, इसीलिए ए के साथ जाएंगे आप, ध्यान रखना आपको. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, corduroy is essential in a gentleman wardrobe because it goes with Linton boots. Its current revival gives taste of the latest fashion. It has associations with good upbringing and a conservative lifestyle. Conservative मतलब वही फॉर्मल, ऑफिस जाना है, घर पे रहना है, हर एक चीज में, है ना. तो हर एक सेंस में इसको आप पहन सकते हैं. तो गोज विद विलिंगटन बूट्स ऐसा बोला गया सिर्फ इसीलिए नहीं. इट्स करंट रिवाइवल गिव्स अ टेस्ट ऑफ द लेटेस्ट फैशन, सिर्फ इतना ही नहीं. इट हैज इट्स एसोसिएशंस विद गुड अपब्रिंगिंग एंड अ कंजर्वेटिव लाइफ स्टाइल. क्या होना चाहिए आप बताइए. 39 का आंसर सी. ये क्या है. और 40 में व्हेन द राइटर रेफर्स टू द कॉर्डियरीज यूटिलिटेरियन टेनासिटी मींस, यूटिलिटेरियन टेनासिटी का मतलब क्या है. थ्रू एक्सपेंसिव, इट इज इकोनॉमिक इन द लॉन्ग रन. इट इज यूजफुल बिकॉज इट इज ड्यूरेबल, बिल्कुल ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, हमेशा चलेगा. बी फॉर बॉम्बे. इट हैज रिमेन्ड फैशनेबल ओवर सेवरल ईयर्स, ऐसा नहीं बोला गया. चलिए